हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई महासंग्राम में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे जो यूपी ट्रिपल एससी का पेट एग्जाम है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट जीव विज्ञान के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, ये यूपी बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कम से कम 140 प्लस, यानी 140 प्लस जो क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन सभी का डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं और किसके किसके लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर पेट हो, और जो यूपी का जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? सभी को पता होगा, अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? जीव द्रव्य को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जीव द्रव्य को कहा जाता है। सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था? तो रॉबर्ट हुक ने लगाया था। किसने लगाया था? रॉबर्ट हुक ने लगाया था। कोशिका का शक्ति केंद्र यानी पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करती है? तो देख लेते हैं। तो जो सेल वॉल ये भी अलग करती है, पेड़हरित ये भी अलग करती है, सेंट्रियोल ये भी अलग करती है, यानी कि उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिकाओं को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो इसे लाइसोसोम को कहा जाता है। किसे? लाइसोसोम जो कोशिकांग होता है, क्या लाइसोसोम एक कोशिकांग होता है, इसे ही आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए की द्विगुणित यानी डबल हेलिक्स मॉडल का पता किसने लगाया था? किसके द्वारा लगाया गया था? तो वाटसन एवं क्रिक के द्वारा लगाया गया था। वाटसन एवं क्रिक के द्वारा लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो डीएनए का जो प्रमुख कार्य होता है, सभी को पता होगा, आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करना। क्या? आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करना प्रमुख डीएनए का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, आरएनए कहाँ पे पाया जाता है? तो आरएनए कहाँ पे पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो आनुवंशिकी का पिता मेंडल को कहा जाता है। किसे? मेंडल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट एग्जाम है उसके लिए जो स्टैटिक जीके के जितने भी क्वेश्चन टॉपिक थे वो सभी कवर किए गए हैं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और यूपी जो बीएड में उसमें भी जो स्टैटिक यानी समसामयिकी से जो क्वेश्चन आएंगे उसमें भी उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 46 होती है। कितनी? 46 होती है। निम्न में से मनुष्यों में होने वाले आनुवंशिक रोग कौन कौन से हैं? आनुवंशिक रोग पूछा जा रहा है, यानी जेनेटिक डिजीज। तो वर्णांतता, हीमोफीलिया, आगे टर्नर सिंड्रोम और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि सभी जो हैं, हीमोफीलिया भी होता है, आनुवंशिक डिजीज होता है, टर्नर सिंड्रोम ये भी होता है, वर्णांतता ये भी जो होता है आनुवंशिक रोग ही होता है। आगे देख लेते हैं, लड़का पैदा होगा कब? तो ये तो सभी को पता होगा, सिंपल सा, अगर एक्स वाई गुणसूत्र होता है तो लड़का होता है, अगर एक्स एक्स होता है तो लड़की होती है। अगला बात कर लेते हैं, हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी हीमोफीलिया जिनको रोग हो जाता है तो ये रक्त का जो थक्का हो जाता है, रक्त का बहना बंद नहीं होता है, यानी कि रक्त का थक्का नहीं बनता है। किसमें? हीमोफीलिया में। अगला क्वेश्चन है कि जीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सभी पढ़ते हैं, देख लेते हैं। पहला लिखा है, या डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई है, या आनुवंशिक की इकाई है, या गुणसूत्र पर उपस्थित रहता है, उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या है? इसमें आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी कथन सही हैं। अगला देख लेते हैं, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? तो सभी को पता है, जीन का जो सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? तो हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था।
प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। आगे देख लेते हैं। आनुवंशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मटर के पौधे का चुनाव किया था। किसका? मटर के पौधे का चुनाव किया था। अगला क्वेश्चन है, एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं हो पाती है, या फिर जो वर्णांध व्यक्ति होता है वो किस रंग का पहचान नहीं कर पाता है? तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा लाल और हरे रंग का पहचान नहीं कर पाता है। निम्नलिखित में से किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में क्या होता है? प्रोटोजोआ एक संघ है, तो उसमें क्या होता है? जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है, उसके जो जंतु हैं उसमें। अगला है, एक कोशिकीय जंतु अमीबा एवं यूग्लिना को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखा जाता है। मेढक में श्वसन किस अंग के द्वारा होता है? मेढक में श्वसन किस अंग के द्वारा होता है? तो इसमें हो जाएगा त्वचा से भी करता है, फेफड़ों से भी करता है, क्लोमों से भी करता है, यानी इन सभी से करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से वास्तविक मछली कौन सी है? तो वास्तविक मछली कौन सी है? यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। तो इसका हो जाएगा हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस एक मछली है जो वास्तविक मछली है। मेढक किस वर्ग का जंतु है? तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मेढक किस वर्ग का जंतु है? तो एम्फीबिया वर्ग का जंतु है। अगला क्वेश्चन है, स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठक का होता है? जो स्तनी होते हैं उनका जो हृदय होता है कितने कोष्ठक का होता है? तो 4 कोष्ठक का होता है। कितने कोष्ठक का होता है? 4 कोष्ठक का होता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अगला है क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बकरी में। बकरी का जो रक्त होता है वो सबसे अधिक तापमान उसका होता है। मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं? मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गिल्स के माध्यम से लेती हैं, यानी गिल के माध्यम से लेती हैं। 28वां क्वेश्चन है, सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो स्तनधारी कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लू व्हेल। कौन सा? ब्लू व्हेल जो है वो सबसे बड़ा स्तनधारी है। विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? सभी को पता है हमिंग बर्ड है। कौन सा? हमिंग बर्ड है। कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है। जो कशेरुक होते हैं और कशेरुक जंतु होते हैं उनके शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग कौन सा माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा इनेमल नामक पदार्थ जो होता है वो सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हेल में श्वसन किस अंग में होता है? तो जो व्हेल होती है, व्हेल मछली होती है, उसमें श्वसन किस अंग से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है। तो इसमें किस माध्यम से होता है? तो इसका हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 31 का आंसर हो जाएगा फेफड़ों के माध्यम से। जो है व्हेल में श्वसन किस अंग से होता है? फेफड़ों से होता है। आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? तो आधुनिक मानव जो हैं उनको किस वर्ग में रखा गया है? तो प्राइमेट्स में रखा गया। किस में? प्राइमेट्स में रखा गया है। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हिस्टोलॉजी कहा जाता है। क्या? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो कोशिकाएं जब बहुत सारी मिलती हैं तो ऊतक बनाती हैं। क्या बनाती हैं? ऊतक का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन है, पुनरुत्पादन की क्षमता किस प्रकार के ऊतकों में सर्वाधिक होती है? तो पुनरुत्पादन की जो क्षमता होती है किस प्रकार के ऊतकों में सर्वाधिक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो उपकला वाले जो होते हैं ऊतक उनमें सबसे अधिक होती है। शरीर में सभी ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ऊतक कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। क्या होता है? तंत्रिका ऊतक होता है, वो सभी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है।
रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो ये तरल संयोजी प्रकार का ऊतक है, जिसे कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। अरेखित पेशी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? तो जो अरेखित पेशी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? तो 38 का आंसर हो जाएगा आमाशय में पाए जाते हैं। कहाँ पे? आमाशय में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक के उदाहरण कौन से हैं? तो संयोजी ऊतक के जो उदाहरण हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कौन सा? लिम्फ है, हड्डियां हैं, प्रोटीन है, ये सभी संयोजी ऊतक के उदाहरण होते हैं। संकुचनशील ऊतक के नाम से किसे जाना जाता है? पेशी ऊतक को जाना जाता है। किसे? पेशी ऊतक को जाना जाता है। चेतना ऊतक जो होता है, किस प्रकार के ऊतक को कहा जाता है? तो चेतना ऊतक जो होता है, किस प्रकार के ऊतक को कहा जाता है? तो तंत्रिका ऊतक को कहा जाता है। किसे? तंत्रिका ऊतक को कहा जाता है। हीमोफीलिया पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो हीमोफीलिया नहीं दोस्तों, हीमोग्लोबिन पूछा जा रहा है। हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? तो 42 का हो जाएगा लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। किसमें? हीमोग्लोबिन जो होता है और वो किसमें? लाल रक्त कण में पाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 43 का। 43 में कहता है निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? तो मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? तो पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है उसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मानव शरीर में सब हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो सभी को पता होता है मानव शरीर में जो हड्डियाँ होती हैं, जो हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है। कितनी? 206 होती है। भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलने का काम कौन सा एंजाइम करता है? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भोजन होता है, भोजन में उपस्थित जो शर्करा को माल्टोज में बदलने का काम कौन सा एंजाइम करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टाइलिन नामक एंजाइम करता है। भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भोजन का जो अवशोषण होता है शरीर के किस अंग में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत में होता है। किस में होता है? छोटी आंत में होता है। अगला है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी जा रही है, तो 47 का आंसर हो जाएगा यकृत को कहा जाता है, लीवर को कहा जाता है। निम्नलिखित में से इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला कौन सा रोग है? तो इंसुलिन की अगर कमी हो जाती है, किसमें? इंसान में अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? तो डायबिटीज़ नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 49 का। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है? तो ये कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। कौन सा? कार्बोहाइड्रेट होता है। शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग से के माध्यम से होता है? किस अंग में होता है? तो सभी को पता है दोस्तों, फेफड़ों में होता है, फेफड़ों के माध्यम से होता है। अगला क्वेश्चन है वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? जो किडनी होती है, तो उसमें नेफ्रॉन सेल पाई जाती हैं। कौन सी सेल पाई जाती हैं? नेफ्रॉन सेल पाई जाती हैं। नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ में से सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोजनी उत्सर्जी जो पदार्थ होते हैं सबसे अधिक मात्रा में उसमें क्या पाया जाता है? अमोनिया पाया जाता है, पोटेशियम सल्फेट, यूरिया। तो इसमें क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 52 का आंसर हो जाएगा यूरिया पाया जाता है। सबसे अधिक क्या पाया जाता है? यूरिया पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है, कहाँ पे स्थित होती है? तो पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है कहाँ पे स्थित होती है? तो मस्तिष्क में होती है। कहाँ पे? मस्तिष्क में स्थित होती है। अगला क्वेश्चन है आँख में किस भाग के नष्ट होने पर आँखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? आँखों की रोशनी समाप्त कब होती है? तो अगर क्या होता है, कॉर्निया में कुछ गड़बड़ हो जाता है, कॉर्निया में खराबी आने के कारण आँखों की रोशनी समाप्त हो जाती है। 55 का है लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पे होता है? तो लाल रक्त जो कणिकाएं होती हैं, यानी रेड ब्लड से कार्पसेल्स का जो निर्माण होता है कहाँ पे होता है? ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल अस्थिमज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन है कशेरुक दंड में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? जो कशेरुक दंड होता है हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों
33, कितनी 33 होती है। सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही पूछा जाता है। सबसे लंबी हड्डी, शरीर की सबसे लंबी हड्डी किसे माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फीमर को माना जाता है। मानव शरीर में रक्त कहाँ पर शुद्ध होता है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है, किस अंग के माध्यम से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वृक्क के माध्यम से होता है, यानी किडनी के माध्यम से होता है। मनुष्य के शरीर का स्पंदन 1 मिनट में कितना होता है, यानी हृदय का स्पंदन कितना होता है, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 59 का हो जाएगा 72, क्या 72 बार, यानी 72 बार धड़कता है, 72 बार स्पंदन होता है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 60। हाँ, किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल डोनर किस ग्रुप को कहा जाता है, तो ओ ब्लड ग्रुप को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही या फिर यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है, तो किसे AB को कहा जाता है, किसे AB को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, सभी को पता होना चाहिए विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कैल्सीफेरॉल होता है, क्या कैल्सीफेरॉल होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। विटामिन ए रेटिनॉल है तो सही है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड ये भी सही है, विटामिन बी थायमिन ये भी सही है, विटामिन के टोकोफेरॉल, यानी कि इसमें कौन सा है, तो 63 का आंसर हो जाएगा, 63 का आंसर हो जाएगा डी विटामिन के। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग कौन सा होता है। आयोडीन की कमी से गोइटर नामक रोग होता है जिसे घींघा रोग कहा जाता है। यहाँ पे लिखा है, इंग्लिश में लिखा गया है गोइटर नामक रोग, इसी को कहा जाता है घींघा रोग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ से पूछा जा रहा है विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, विटामिन सी स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से नपुंसकता होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 65 का डी ऑप्शन गलत है। तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है, ये नपुंसकता नहीं होता है, विटामिन डी से रिकेट्स नामक रोग होता है, और विटामिन ई की कमी से नपुंसकता होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 63 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों, यानी कि बी और सी दोनों विटामिन जो होती हैं जल में घुलनशील होती हैं। अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, यानी रेड ब्लड कार्ब सेल्स का जो लाइफ लाइन होता है, लाइफ स्पैन होता है, कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 120 दिन, कितना 120 दिन। शरीर में ताप का नियंत्रण कौन करता है, तो जो ह्यूमन बॉडी है उसमें ताप का नियंत्रण कौन करता है, तो ह्यूमन बॉडी में ताप का नियंत्रण जो होता है वो करता है हाइपोथैलेमस। कौन सा करता है, हाइपोथैलेमस करता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है, सभी को पता होगा हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है, तो 69 का आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का वहन करना, क्या ऑक्सीजन का वहन करना। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक कौन सा है, तो हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक है लोहा। कौन सा, यानी इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आयरन पाया जाता है या फिर Fe पाया जाता है, इसे लोहा कहा जाता है। किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है, किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है, तो किडनी का मुख्य कार्य होता है जो शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करना, क्या करना, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करना। अगला क्वेश्चन है हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य रूप से कौन से भाग लेते हैं, दो घटक भाग लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कि कैल्शियम और फास्फोरस दोनों, कैल्शियम और फास्फोरस का इसमें रोल होता है, किसमें, हड्डियों और दांतों के निर्माण में इसका प्रमुख रोल होता है। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो कौन सी है, स्टेपीज करके जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है।
अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी में बनता है, यानी सूर्य की रोशनी होती है तभी विटामिन वो मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। क्या होता है? विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है मनुष्य द्वारा सांस में ली जाती है, क्या ली जाती है ऑक्सीजन ली जाती है। 75 का हो जाएगा। ऑक्सीजन ही नहीं, यानी अदर गैसेज भी जाती हैं, लेकिन लिया क्या जाता है? ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है। वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या कितनी है? तो 76 का हो जाएगा। 76 का आंसर हो जाएगा सी, यानी 32 इसका आंसर हो जाएगा। वायरस से फैलने वाला रोग कौन सा है? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा बैक्टीरिया से फैलता है, कौन सा वायरस से फैलता है, कौन सा फंगाई से फैलता है? तो यहाँ से पूछा जा रहा है वायरस से फैलने वाला रोग कौन सा है? तो 77 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि चेचक भी फैलता है, एड्स भी फैलता है, खसरा भी फैलता है। ये सभी वायरस से ही फैलते हैं। अगला क्वेश्चन है मलेरिया रोग किस परजीवी के संक्रमण से होता है? तो मलेरिया रोग जो होता है किस परजीवी के संक्रमण से होता है? तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है। किससे? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है मलेरिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है मलेरिया रोग के परजीवी का नाम क्या होता है? तो मलेरिया रोग का जो परजीवी रोग होता है, परजीवी का वाहक कौन होता है? तो ये होता है मादा एनाफ्लीज। क्या होता है? मादा एनाफ्लीज जो होता है ये वाहक होता है। क्या? वाहक मच्छर होता है। अगला है कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? तो दूषित जल का अगर सेवन करते हैं तो कौन सा रोग होता है? तो हैजा नामक बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? तो डायलिसिस का प्रयोग जो होता है किसके रोग के इलाज के लिए किया जाता है? तो इसका हो जाएगा किडनी या गुर्दा के इलाज के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है BCG का टीका किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु लगाया जाता है? BCG का जो टीका होता है वो TB के प्रतिरक्षा के लिए लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है जीवाणु द्वारा होने वाले रोगों को चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही है, यानी कि जो पहला वाला होता है मलेरिया जो होता है ये प्रोटोजोआ से होता है, TB भी बैक्टीरिया से होता है, कुष्ठ भी, और जो रेबीज होता है सेफलिस भी होता है। चलिए दोस्तों, रेबीज जो होता है ये वायरस से होता है और सेफलिस जो होता है ये बैक्टीरिया से होता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग तो मलेरिया लिखा है, डेंगू जो लिखा है और पीत जो लिखा है। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी जो होते हैं क्या होते हैं? मच्छर द्वारा ही फैलाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाले रोगों को चुनिए। तो घरेलू मक्खी द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा होता है? पहला है हैजा भी फैलता है घरेलू मक्खी के द्वारा, दूसरा अतिसार ये भी फैलता है, और थर्ड वाला है प्लेग ये भी फैलता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन जंतु प्लेग महामारी को फैलाने में सहायक है? यानी प्लेग महामारी को कौन सा जंतु फैलाता है? तो ये हो जाता है कौन सा? चूहा जो होता है प्लेग को फैलाने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों क्या पूछा जा रहा है? वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो ये थियोफेस्टस को कहा जाता है। किसे? थियोफेस्टस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है शैवालों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो शैवालों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कवकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइकोलॉजी। क्या? माइकोलॉजी जो कवकों का अध्ययन होता है, शैवालों का अध्ययन क्या होता है? फाइकोलॉजी होता है। क्वेश्चन है विषाणु की खोज किसने की है, यानी वायरस की खोज किसने की है? तो इवानोवस्की ने की। किसने? इवानोवस्की ने की है। अगला क्वेश्चन है सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो वायरस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वायरस को कहा जाता है।
बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 92 का आंसर हो जाएगा एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। किसने? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। अगला क्वेश्चन है रेबीज़ के टीके की खोज किसने की थी। जो रेबीज़ का जो टीका था जो कुत्ते के काटने पर लगाया जाता है, तो इसमें रेबीज़ के टीके की खोज किसने की थी दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लुई पास्चर ने की थी। अगला क्वेश्चन है पास्चुराइजेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है लुई पास्चर ने इस विधि को इजाद दिया यानी खोजा था। इस विधि से दूध को कुछ दिनों तक सुरक्षित रखा जाता है। अगला है इस विधि में दूध को सुरक्षित रखने के लिए 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा 94 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है टीबी की खोज की। टीबी के टीका जो है उसकी खोज किसने की थी। तो जो टीबी का टीका होता है इसकी खोज किसने की थी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट कोच ने की थी। किसने? रॉबर्ट कोच ने की थी टीबी के टीके की खोज। अगला क्वेश्चन है कौन सा पौधा कवक एवं शैवाल का परस्पर संबंध दर्शाता है। तो ये हो जाता है लाइकेन। लाइकेन जो होता है कवक एवं शैवाल का परस्पर संबंध दर्शाता है। जो परस्पर संबंध यानी कि जो सहजीवी का जीवन व्यतीत करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, लाइकेन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 97 का। इसमें पूछा जा रहा है किस पौधे की पत्ती में जड़ पाई जाती है। तो ऐसी कौन सा पौधा है, किस पौधे की पत्ती में जड़ पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम जो होता है पत्ती में जड़ पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 98 का पूछा जा रहा है सुमेलित करें। इधर दिया है तनों का रूपांतरण, इधर लिखा है उदाहरण। तो इसमें लिखा गया, पहला लिखा गया है जो प्रकंद होता है, राइजोम होता है वो, फिर लिखा प्याज लिखा है, स्कंद लिखा है, ट्यूबर लिखा है, जिमीकंद जिसे कहा जाता है, सलकंद यानी बल्ब, हल्दी, घनकंद, कार्म यानी कि आलू। तो इसमें देख लेते हैं क्या आंसर इसका हो जाएगा, कौन सा है। इसमें 98 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो पहला वाला है, क्या इसमें जो पहला वाला सी में जाएगा, यानी जो राइजोम होता है वो हल्दी का तनों का रूपांतरण होता है। जो स्कंद या फिर स्तंभ या कंद या फिर ट्यूबर जो होता है उसका हो जाएगा किसमें, आलू में। अगला है सलकंद जिसे बल्ब कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए प्याज, और घनकंद कार्म यानी कि ये हो जाता है जिमीकंद। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है शुष्कोद्भिद लक्षण वाला पौधा है। शुष्कोद्भिद लक्षण वाला पौधा कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा नागफनी। क्या नागफनी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पौधों में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के किस भाग में संपन्न होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर हो जाएगा यानी पर्णदल जिसे लैमिना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पर्णदंत या फिर लैमिना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में सहायक होते हैं, कौन सहायक होते हैं। तो जो रंध्र होते हैं रंध्रों का मेन रोल होता है जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। पौधों की उम्र का पता लगाया जाता है, किस प्रकार से लगाया जाता है। तो उसमें वार्षिक बल्लें पाई जाती हैं, एनुअल रिंग जो होती हैं उनके माध्यम से हम पता कर सकते हैं, पौधों की एज को पता कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कारक प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है। जो कारक प्राप्त होता है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सुबेरिन से प्राप्त होता है। किससे, सुबेरिन से प्राप्त होता है। पुष्प का नर जननांग कौन सा होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो नर जननांग पुमंग होता है। और जो पुष्प का मादा जननांग क्या होता है, मादा जननांग क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जायांग को कहा जाता है। किसे, जायांग को कहा जाता है। अनिषेक फलन किस के उदाहरण को, क्या उदाहरण है अनिषेक फलन। तो अनिषेक फलन तो के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये जो सभी हैं, केला है, पपीता है, अंगूर है, ये सभी अनिषेक फलन के उदाहरण हैं। अगला है पार्थिनोग्राफी जिसे कहा जाता है, पार्थिनोग्राफी जिसे कहा जाता है।
तो क्वेश्चन है पौधों में पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम करता है। क्या भोजन की बात कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 107 का आंसर हो जाएगा फ्लोएम। अगर जल की बात करें तो जाइलम होता है। अगला क्वेश्चन है जाइलम ऊतक का प्रमुख कार्य क्या होता है, यहाँ से पूछा गया। तो पहला ऑप्शन है पौधों में यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना, जल एवं खनिज लवणों का परिवहन करना या संवहन करना, पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को अन्य भागों में पहुंचाना। अगला डी ऑप्शन है ए बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ए और बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पौधों की जड़ों एवं तनों के शीर्ष में पाए जाने वाले वृद्धि ऊतक क्या कहलाते हैं? तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शीर्षस्थ विभज्योतक कहा जाता है। शीर्षस्थ जो विभज्योतक कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 110 नंबर का, यहाँ से पूछा गया प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें होता है? तो हरे पेड़ पौधे जो होते हैं उनमें होता है। किसमें? ग्रीन प्लांट्स में होता है। ग्रीन प्लांट्स में होता है। अगला क्वेश्चन है जो हरे पौधों में मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? पत्ती होता है। कौन सा? पत्तियां होती हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस मुख्य होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। यानी प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है, ये पूछा जा रहा है। मुक्त होती है यानी कि बाहर निकलती है, तो ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग में होती है? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है सबसे अधिक जो होती है किस कलर में होती है? तो इसका हो जाएगा लाल, रेड कलर में होती है। किसमें? रेड कलर में होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा परिवर्तन का क्रम कौन सा होता है? ऊर्जा परिवर्तन का क्रम कौन सा होता है? तो इसमें हो जाएगा प्रकाश रासायनिक ऊर्जा में होता है। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो क्लोरोफिल अगर निर्माण होता है तो उसके लिए कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 115 का बी ऑप्शन हो जाएगा। लोहा और मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है, आवश्यक तत्व है। पत्तियों का रंग हरा होता है किसकी वजह से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो पत्तियां होती हैं उनका हरा रंग किसकी वजह से होता है? तो किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। कैसे होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। दिन के समय जो पौधे होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन दिए गए ऑक्सीजन लेते हैं तथा CO2 छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और नाइट्रोजन छोड़ते हैं। प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जो प्लांट्स होते हैं दिन में क्या करते हैं? तो दिन में ये लोग क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पौधों में ग्लाइकोलाइसिस क्रिया संपन्न होने के बाद कितने ATP बनते हैं? कितने ATP का निर्माण होता है? तो 8 ATP का निर्माण होता है। कितने? 8 ATP का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में सहायक हार्मोन कौन सा होता है? तो सभी को पता है एथिलीन नामक हार्मोन जो होता है पौधों को प्राकृतिक रूप से पकाने में सहायक होता है। वृद्धिरोधक हार्मोन किसे कहा जाता है? तो वृद्धिरोधक जो हार्मोन होता है E और B, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन जो होते हैं दोनों वृद्धिरोधक हार्मोन कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है पादपों में स्रावित ऑक्सीजन हार्मोन का काम क्या होता है? जो ऑक्सीजन हार्मोन होते हैं उनका काम क्या होता है? उनका वर्किंग क्या होता है? तो उनका पहला वर्क होता है शीर्ष प्रमुखता होता है, पत्तियों के विलगन को रोकना ये भी होता है, अनिषेक फल प्राप्त करने में सहायक। यानी ये तीनों वर्क होते हैं किसका? ऑक्सीजन हार्मोन का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है मोज़ेक रोग किस पौधों में होता है? किन पौधों में होता है? किस प्रकार के पौधों में होता है? तो मोज़ेक रोग जो होता है किस प्रकार के पौधों में होता है? तो तंबाकू में होता है। किसमें? तंबाकू में होता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है साइट्रस कैंसर रोग किस पौधों में होता है? साइट्रस कैंकर रोग किस पौधे में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा किस
यानी किस पौधे में होता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा नींबू में। किस में? नींबू में, साइट्रस कैंकर। अगला दोस्तों, बीजों को सुसुप्तावस्था में रखने वाला वृद्धिरोधक हार्मोन कौन सा है? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीजों का जो सुसुप्तावस्था में रखने वाला वृद्धिरोधक हार्मोन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाता है? एब्सिसिक एसिड। कौन सा? एब्सिसिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, पौधों में फूल बनाने में सहायक हार्मोन कौन सा है? फूल बनाने के लिए कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो साइटोकाइनिन नामक हार्मोन जो होता है, साइटोकाइनिन नामक हार्मोन जो होता है पौधों में फूल बनाने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पौधा कंचनी क्रमाकुंचनी गति दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन सा पौधा कंपानुकंचनी गति दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा होता है? 126 का हो जाता है छुईमी। क्या? छुईमी जो पौधा होता है वो कौन सी कंचनी गति दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, बंकी टॉप। क्या पूछा जा रहा है? बंकी टॉप जो होता है किस पौधे में होता है? किस पौधे का रोग है? तो इसका आंसर हो जाएगा केला में होता है। क्या? केला में होता है, बंकी टॉप नामक रोग होता है। धान में खैरा रोग किस खनिज की कमी से होता है? तो धान में जो खैरा रोग होता है वो जिंक की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? इसका आंसर हो जाएगा टेंसले ने किया था। किसने किया था? टेंसले ने किया था। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय भागों में किस प्रकार की खेती सर्वोत्तम मानी जाती है? जो पर्वतीय भाग होते हैं उनमें किस प्रकार की खेती सर्वोत्तम मानी जाती है? तो कंटूर खेती सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है। भूमि के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो भूमि के संरक्षण के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो कंटूर खेती अपनाई जाती है, वनीकरण भी किया जाता है, पट्टीदार खेती भी की जाती है। यानी उपयुक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है? प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी जो हैं, जैसे गाय है, बकरी है, चूहा है, ये सभी प्राथमिक उपभोक्ता हैं। और यहाँ से अगला क्वेश्चन है कि तृतीयक उपभोक्ता वे कहे जाते हैं जो आगे कौन से? जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं तो नहीं हो जाता है, जो दूसरों का भोजन छीन कर खाते हैं, द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं और मांसाहारी होते हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है? तृतीयक उपभोक्ता कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। पारिस्थितिकी में उत्पादक उन्हें कहा जाता है, किसे कहा जाता है? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उत्पादक कौन होते हैं? उत्पादक वे लोग होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु प्रदूषण नहीं करती है? कौन सी वायु प्रदूषण नहीं करती है, यानी कि वायु प्रदूषण उसके के द्वारा नहीं फैलाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा CNG। कौन सी? CNG गैस, जिसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस ये तो सभी को पता होता है, 5 जून को मनाया जाता है। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो मृदा अपरदन का मुख्य कारण होता है तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी कौन सा? वन का उन्मूलन करना, अतिचारण, भूस्खलन, ये सभी क्या है? मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। अम्ल वर्षा का कारण क्या होता है? तो अम्ल वर्षा का मेन कारण यही होता है SO2 और NO2 मिलकर के अम्ल वर्षा का निर्माण करते हैं। वह है ECG का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा था। 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा कहाँ चला गया भाई? पूछा जा रहा है ECG का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? तो ECG होता है जो ECG का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क की जांच के लिए किया जाता है ECG का प्रयोग। अगला है इसका सही है 139 का B। भाई ECG होता है वो क्या होता है? वो EEG होता है, EEG होता है। और यहाँ पे जो पूछा जा रहा है ECG तो हृदय की कमजोरी को पता करने के लिए अगर कोई भी दिक्कत है तब ECG की जांच करवाई जाती है।
शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है, क्यों नहीं जमता है? तो शरीर के एक भीतर एक प्रोटीन होती है, कौन सी, उसकी वजह से नहीं जमता है। तो हिपारिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, उसकी वजह से जो ब्लड होता है वो जमने नहीं दिया जाता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हमने 140 जो इम्पोर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चन है, जो यूपी बीएड और यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों कैसा लगा वीडियो लास्ट में कमेंट करें, और इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।